हेलो स्टूडेंट्स, वही जो हमारा वो बचा हुआ पार्ट है एडजेक्टिव का, आइए इसको वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और उम्मीद करता हूँ मैं हमेशा की तरह कि आपकी पढ़ाई बहुत स्मूथली और बहुत पीसफुली चल रही होगी, है ना। और आप सभी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट हो रही होंगी, जो भी प्रॉब्लम हमको आ रही होंगी, वो उम्मीद है मैं सॉल्व कर पा रहा हूँगा। और आप बताते रहें, टेलीग्राम के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, तो हम उनके थ्रू कोशिश करेंगे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन कर सकें। तो चलिए, एडजेक्टिव हम पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रूल नंबर 3 है हमारा कि अगर दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ टू और मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन और प्रोनाउन। दो एडजेक्टिव हैं, जैसे मान लेते हैं हम, एक है एडजेक्टिव 1, है ना, और एक है एडजेक्टिव 2। तो भाई दो एडजेक्टिव हैं जो आपस में यहां पर लिखे हुए हैं और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, ये दोनों। या फिर दूसरा लिखा हुआ है, और टू और मोर एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंड विद एंड। या फिर दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स आपस में किससे जुड़े हुए हों? एंड से। या तो दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहे हैं भाई? एक ही नाउन या प्रोनाउन को। या फिर दो एडजेक्टिव या दो से ज्यादा, दो ही होंगे जनरली, दो एडजेक्टिव आपस में किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो इस केस में क्या होगा? देन बोथ द एडजेक्टिव्स, तब इस केस में जो दोनों एडजेक्टिव्स होंगे विल बी इन द सेम डिग्री। वो किस में होंगे बेटा? दोनों के दोनों सेम डिग्री में होंगे। मतलब अगर दो एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए लिखे हुए हैं, तब भी एडजेक्टिव कैसे होंगे? सेम डिग्री में। और दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव, जनरली दो ही मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो दो एडजेक्टिव आपस में एंड से जुड़े हैं, एंड एक कंजंक्शन है जिससे जुड़े हैं, तो दोनों कैसे होंगे? सेम डिग्री में। सेम डिग्री का मतलब ऐसा है कि भाई एक पॉजिटिव में है तो दूसरा भी पॉजिटिव में, या ऐसा कहना ज्यादा बेटर है कि दोनों पॉजिटिव में होंगे, या दोनों कंपैरेटिव में होंगे, या दोनों सुपरलेटिव में होंगे। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा, सर हमको कैसे पता चलेगा? तो बेटा वो सेंटेंस बताएगा कि आपको रिक्वायरमेंट किसकी है। आपको पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है, आपको कंपैरेटिव की रिक्वायरमेंट है, आपको सुपरलेटिव की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप यहां पर देखोगे, ये लिखे हुए हैं मैंने कि सेंटेंस हैं, आप चाहो तो इनको बढ़िया थोड़ी देर के लिए पॉज करोगे, और पॉज करके जैसे हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको पॉज किया होगा प्रॉपर, और सॉल्व करने का ट्राई भी किया होगा, है ना। चलो, तो अब मैं बताऊं। पहला, आवर कंट्री इज लार्ज एंड मोर डेवलप्ड देन पाकिस्तान। हमारा जो देश है भारत, वो पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा और डेवलप है। तो यहां पर जैसे डेवलप्ड एक एडजेक्टिव है ना, और एक एडजेक्टिव लार्ज है, तो हम दो कहना चाहिए दो कंट्री हैं या दो नाउन है, इनके बीच में क्वालिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो क्या होता है बेटा? कंपैरेटिव होता है। तो कंपैरेटिव में अगर हम देखें तो ये जो एडजेक्टिव 2 है हमारा, या दूसरा एडजेक्टिव है हमारा, वो तो कंपैरेटिव में लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारा एडजेक्टिव 1 है, कौन है हमारा एडजेक्टिव 1? क्या ये कंपैरेटिव में है? तो आप कहोगे सर ये तो नहीं है, आपने तो इसको पॉजिटिव में लिख रखा है। तो फिर बस करना कुछ नहीं है, हमने ये जो पहला वाला एडजेक्टिव है इसको कंपैरेटिव बनाना है, और वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका लार्जर। क्यों? अब आप देखो, मैं इसी चीज को ऐसा बोल सकता हूं कि ये दोनों एडजेक्टिव थे, इन नाउन के लिए लिखे हुए थे, तो दो नाउन के लिए लिखे हुए हैं या नाउन के लिए लिखे हुए हैं, तो ये दो एडजेक्टिव है, दोनों आपस में कैसे होना चाहिए? सेम डिग्री में। देखो ये भी कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव है। या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि दो एडजेक्टिव आपस में एंड से जुड़े हैं, इसलिए दोनों सेम डिग्री में। तो चाहे मैं कैसे भी बोलूं, चाहे मैं ऐसा बोलूं कि दो एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन जिसकी भी क्वालिटी बता रहे हैं, तो सेम डिग्री में होंगे। या फिर दो एडजेक्टिव आपस में एंड से जुड़े हैं, तो भी कैसे होंगे? वो सेम डिग्री में होंगे। बात समझ में आई आपको? चलो, ये पहला वाला हुआ। दूसरा देखते हैं। माई सिस्टर वॉज स्मार्टर एंड ब्यूटीफुल ऑफ ऑल हर फ्रेंड्स। मेरी जो बहन थी वो भाई कैसी थी? स्मार्ट थी,
और ब्यूटीफुल थी अपने सभी दोस्तों में। अच्छा, सभी की बात हो रही है, जब एक की क्वालिटी बताते हैं तो पॉजिटिव, दो की क्वालिटी बताते हैं तो कंपैरेटिव, और दो से ज्यादा में सुपरलेटिव। तो अगर हम देखें तो यहां पर क्या है कि भाई मेरी सिस्टर थी ऐसी, सभी में क्वालिटी बतानी है, तो क्या आएगा, ये भी किस में आएगा, सुपरलेटिव। तो कैसा हो जाएगा ये, यहां पर लिख देता हूं मैं, माई सिस्टर वॉज द स्मार्टेस्ट, आर्टिकल द लगेगा है ना सुपरलेटिव के पहले। तो माई सिस्टर वॉज द स्मार्टेस्ट एंड, अब ब्यूटीफुल भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव में। तो क्या बन जाएगा ये, यहां पर लिख देता हूं मैं, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अब दोबारा आर्टिकल नहीं लगाएंगे ना, एक बार आर्टिकल हमने यूज कर लिया, दोबारा नहीं लिखना है। तो माई सिस्टर वॉज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल हर फ्रेंड्स। तो पहले वाले में कंपैरेटिव लगाया, क्यों, क्योंकि दो की क्वालिटी में कंपैरिजन था। दूसरे वाले में सुपरलेटिव लगाया, क्यों, क्योंकि दो से ज्यादा की क्वालिटी में कंपैरिजन है। तीसरा, द इंस्टीट्यूट इन विच वी आर स्टडिंग, जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ रहे हैं, इज वेल्दी एंड हार्ड वर्किंग देन देयर इंस्टीट्यूट। जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ रहे हैं वो वेल्दी है, वेल्दी है मतलब बेटा संपन्न है ना, और हार्ड वर्किंग है, इससे बजाय कोई और है, कोई और व्यक्ति हैं जिनके इंस्टीट्यूट का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम अपने इंस्टीट्यूट का और किसी और के इंस्टीट्यूट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो जब दो के बीच में कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव आएगा, और वेल्दी का कंपैरेटिव बन जाएगा वेल्दियर। तो क्या हो जाएगा कि द इंस्टीट्यूट इन विच वी आर स्टडिंग इज वेल्दियर एंड हार्ड वर्किंग, ये एडजेक्टिव है पूरा है ना, तो इसका कंपैरेटिव बनेगा बेटा मोर हार्ड वर्किंग देन देयर इंस्टीट्यूट। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा, थर्ड वाले तक है ना। चौथा, राजस्थान इज लार्जर एंड ब्यूटीफुल। अब यहां पर राजस्थान को अगर हम देखें तो क्या मैं राजस्थान का किसी से कंपैरिजन कर रहा हूं? आप कहोगे नहीं सर, आप तो सिंपल ये बता रहे हो कि राजस्थान बड़ा है और ब्यूटीफुल है। तो जब एक ही व्यक्ति की क्वालिटी हम बताते हैं तो हम वहां पर कंपैरेटिव सुपरलेटिव तो नहीं लिखते, हम वहां पर क्या लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। तो पॉजिटिव क्या होगा, तो यहां पर पॉजिटिव बनेगा राजस्थान इज लार्ज एंड ब्यूटीफुल। सिर्फ क्या लिखना चाहिए था, लार्ज एंड ब्यूटीफुल। अब हम वही बात देखें तो दो एडजेक्टिव हैं, किसी एक ही नाउन के लिए लिखे हैं, दोनों सेम डिग्री में हैं, या फिर मैं कहूं कि दो एडजेक्टिव आपस में एंड से जुड़े हैं तो भी कैसे हैं, सेम डिग्री में हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, द हाउस आई हैव इज फार एंड कॉस्टली देन एनी ऑफ माई फ्रेंड्स होम एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। कि मैं कह रहा हूं कि इसको यहां पर मैं करेक्ट करके नीचे लिख रहा हूं ना, फ्रेंड्स को थोड़ा सा गड़बड़ हुई है यहां पर, एनी ऑफ माई फ्रेंड्स है ना। चलो ठीक है, इसको यहां ऐसा कर लो, बस अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा लो। आपको याद होगा अगर कोई नाउन एस पर खत्म होता है और उसका पोजेशन बनाना हो तो सिर्फ हम एस के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद एस का यूज नहीं करते है ना। तो द हाउस आई हैव, जो हाउस मेरे पास है वो मेरे जो दोस्त हैं उनसे ज्यादा दूर है और महंगा भी है, और मुझे इस बात की खुशी है, कोई गम नहीं है मुझे है ना। तो फार का कंपैरेटिव क्या बनेगा, फारदर। अभी पीछे ही देखा हमने, लास्ट क्लास में देखा था हमने। तो द हाउस आई हैव इज फारदर। क्यों फारदर भाई, क्योंकि मेरे किसी दोस्त, सभी दोस्त का नहीं बोल रहा हूं, एनी ऑफ लिखा है, ऑल ऑफ नहीं लिखा है। एनी ऑफ का मतलब कि दोस्तों में से किसी एक की बात करूं, अगर मैं एक एक करके बात करूं तो कंपैरेटिव है। अगर मैं यहां पर ऑल ऑफ लिख दूंगा तो सुपरलेटिव हो जाएगा, क्योंकि सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो मेरा जो हाउस है वो फारदर है, मतलब दूर है, और कॉस्टली का कंपैरेटिव क्या बनेगा, तो फारदर एंड कॉस्टलियर। ठीक है, तो द हाउस आई हैव इज फारदर एंड कॉस्टलियर देन एनी ऑफ माई फ्रेंड्स होम एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। कि मेरा जो घर है वो मेरे दोस्तों से दूर है और महंगा है, और मुझे इस बात की खुशी है। तो ये पहला रूल हुआ हमारा आज का, या रूल नंबर 3 हमारे चैप्टर का। अगला देखते हैं। अब इसको चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करना आप, जो मैंने लिखा है आपको
है ना। फिर मैं इसको रीड करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अपने पास नोट्स प्रॉपर बनाते चलो आप, है ना। इस उम्मीद में मत रहना कि ये सब हमारे पास है, हम दोबारा फिर से प्ले करके देख लेंगे, ऐसा मत करना। आप इसको प्रॉपर लिखते चलो। क्या होगा कि आपको फिर वीडियो प्ले करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, तो आप उसको पॉज करके बराबर उसको लिख लो, ताकि आपको बार बार क्या है देखने का झंझट बचे आपको, है ना। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है मान लो, तो फिर वो बात दूसरी है। अगर हमने कहीं दिस या दैट का यूज किया है और हम यहां पर प्रकार लिखना चाहते हैं, बेटा प्रकार लिखने के 3 तरीके हैं हमारे पास, काइंड, टाइप या सॉर्ट। प्रकार लिखने के 3 तरीके हैं, काइंड, टाइप या सॉर्ट। फिर यहां पर अगर हम बात करें तो फिर यहां नाउन ऐसा लिखा जाएगा, काइंड, टाइप और सॉर्ट, ऑफ लगाना पड़ेगा प्रेपोजिशन, फिर आएगा नाउन और फिर आएगा वर्ब। अब ध्यान से सुनना, दिस और दैट कैसे हैं भाई, सिंगुलर। दिस और दैट कैसे हैं, सिंगुलर, इसीलिए यहां पर हमने काइंड, टाइप और सॉर्ट भी कैसे लिखे हैं, सिंगुलर। पर ये जो नाउन आएगा ये नाउन प्लूरल होगा। कैसा होगा, नाउन प्लूरल, प्रेपोजिशन तो प्लूरल होगा नहीं, नाउन प्लूरल होगा। और वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है ना, दिस और दैट, इसके साथ काइंड, टाइप या सॉर्ट, या जिसको हिंदी में प्रकार कह सकता हूं, वो कैसे हैं, सिंगुलर हैं। नाउन कैसा आएगा, नाउन प्लूरल आएगा। और वर्ब कैसा आएगा, तो वर्ब सिंगुलर आएगा। अगला वाला देखो, यहां पर अब क्या किया है मैंने, इनको थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, है ना। जैसे दीज और दोज हैं, ये प्लूरल है, तो इनके साथ काइंड्स, टाइप्स और सॉर्ट्स लिखे जाएंगे और वो भी प्लूरल हो जाएंगे। इनका मतलब प्रकार होता है ना, काइंड, टाइप या सॉर्ट का। नाउन यहां भी प्लूरल होगा, यहां भी प्लूरल है, यहां भी प्लूरल है। यहां पर वर्ब सिंगुलर था, यहां पर वर्ब कैसा हो गया, वर्ब प्लूरल हो गया। ठीक है, तो जब दिस या दैट होगा तो काइंड, टाइप या सॉर्ट होगा, ऑफ नाउन, नाउन आ जाएगा प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। जबकि दीज या दोज होगा तो प्लूरल काउंट होगा, ये प्लूरल होगा, तो काइंड, टाइप या सॉर्ट में एस लग जाएगा, तो काइंड्स, टाइप्स या सॉर्ट्स बन जाएगा, नाउन प्लूरल ही होगा और वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल। ठीक है, चलो भाई इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है मैंने, है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, जल्दी जल्दी नहीं करनी, हड़बड़ाना नहीं है, एक बार पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, ताकि हमारे प्री में जो 25 मार्क्स हैं जो हमारे, वो हमको 25 में से 25 जो क्वेश्चन, सॉरी 25 मार्क्स बोल रहा हूँ, 50 मार्क्स जो है हमारे 25 क्वेश्चंस के, वो 25 क्वेश्चंस हमारे पूरे सही हो, एक्यूरेट हो। दिस टाइप या टाइप्स, है ना, यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे हम, अच्छा स्लैश बना रखे उसने, सॉरी देखो इसको ऐसा कर देता हूँ मैं, इसको एक्चुअली में ऐसा लिखना चाह रहा है वो, इसको ए पॉइंट बनाना चाह रहा है वो, इसको बी बनाना चाह रहा है, इसको सी बनाना चाह रहा है, इसको डी, और ई ऑप्शन है नो एरर, है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया जैसे हमको एग्जाम में आते हैं, है ना। इसको भी बना देता हूं मैं, इसको बना देता हूं मैं ए, इसको बना दिया मैंने बी, इसको बना दिया मैंने सी, इसको बना दिया मैंने डी, और इसको बना दिया मैंने ई। एसएससी में 4 ही आते हैं, हमने 5 बना ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई मिलाते हैं चीजें, मैच करते हैं। अच्छा इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है ढूंढने का, आप भी याद रखना, जैसे दिस लिखा है तो ये सिंगुलर है, आप ऐसे लिखते चलो बस। टाइप्स लिखा है तो ये क्या है, प्लूरल है। अच्छा जो नाउन है, नाउन तो दोनों ही केस में प्लूरल है भाई, यहां पर अगर हम नाउन देखें तो प्लूरल है, यहां पर नाउन देखें तो प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो नाउन के साथ प्रॉब्लम नहीं, ये छोड़ देते हैं हम। फिर आगे हमको वर्ब देखना है ना, तो दिस टाइप्स ऑफ बुक्स, यहां पर लिखा है वर्ब हमने प्लूरल, तो नाउन तो प्लूरल है, इसका केस नहीं है। अगर हम देखें तो यहां पर टाइप्स प्लूरल है और ये आर प्लूरल है। अब बताओ ये 2 प्लूरल है और 1 सिंगुलर है, तो इन दोनों प्लूरल के अकॉर्डिंग इसको प्लूरल बनाना बेटर है, या ये सिंगुलर है, दिस सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को प्लूरल बना दूं मैं, सॉरी ये सिंगुलर है तो इन दोनों को सिंगुलर बना दूं मैं। तो आप कहोगे सर अगर ये सिंगुलर है इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को सिंगुलर आप बनाओगे तो इस सेक्शन में भी एरर होगा, इस सेक्शन में भी एरर होगा, मतलब ए और बी दोनों में एरर हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटर क्या है कि भाई ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो ये जो सिंगुलर बचा हुआ है हमारा, इसको हम क्या कर दें, इसवी को प्लूरल कर दें। तो हम यहां पर क्या कर देंगे भाई, इस दिस को क्या बना देंगे हम, दिस का प्लूरल क्या बनेगा, दीज, दिस का प्लूरल
दीज हो जाएगा। ऐसे ही लिखा, दोज काइंड्स ऑफ पीपल नेवर गेट्स रिस्पेक्ट एंड दे आर डिसग्रेस फॉर देयर फैमिली टू। मैं यहां से ऑप्शन अभी हटा देता हूं ना, ताकि हमको क्लियर दिखे भाई, कंफ्यूजन ना हो। पेपर में इनको ऐसे ही सॉल्व करना है इन वाले क्वेश्चंस को ना, जैसे मैं बता रहा हूं। दोज को अगर मैं देखूं तो दोज प्लूरल है हमारा, आप कहोगे हाँ सर प्लूरल है, बिल्कुल। काइंड्स प्लूरल है, आप कहोगे हाँ सर ये भी प्लूरल है। फिर अगर मैं यहां पर बोलूं कि वर्ब कैसा है, तो अब तो हमको याद हो गया कि जो वर्ब एस पर खत्म होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो आप कहोगे सर ये सिंगुलर है। अब एक बात बताओ, दो प्लूरल हैं तो इनके अकॉर्डिंग तीसरे को प्लूरल बनाना बेटर है, या एक जो सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग दो को चेंज करना जरूरी है, या दो को चेंज करना अच्छा है, या दो को सिंगुलर बनाना अच्छा है? तो आप कहोगे सर दो प्लूरल है तो तीसरे को भी प्लूरल बना दो। इसको प्लूरल बनाने में करना कुछ है नहीं, क्या हटाना है यहां से, एस हटाना है बस, तो क्या बन जाएगा हमारा, गेट बन जाएगा। तो इस वाले में बस ये याद रखना है, ये जो हमने पीछे पॉइंट पढ़ा कि अगर इनमें से, जैसे मैं इनकी बात करूं, वो मैं नाउन की बात नहीं करूंगा ना, नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउन को वैसे छोड़ दो आप। अगर दिस और दैट सिंगुलर हैं, काइंड टाइप शॉर्ट सिंगुलर हैं, तो ये वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। या मैं कहूं कि ये तीनों सिंगुलर होंगे, ऐसे ही दीज और दोस प्लूरल होंगे तो काइंड्स टाइप्स और शॉर्ट्स प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल। या मैं कहूंगी ये तीनों कैसे चलेंगे साथ में, प्लूरल। अब इन दोनों में से या इन तीनों में से, चाहे ऊपर वाला केस हो चाहे नीचे वाला, तीनों का मतलब दिस दैट काइंड टाइप शॉर्ट और वर्ब से है। तो तीन में से अगर दो चीजें प्लूरल है तो तीसरे को प्लूरल बना दो, तीन में से दो चीजें सिंगुलर है तो तीसरे को सिंगुलर बना दो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब यहां से थोड़ा प्रॉब्लम है ना समझने में, थोड़ा ध्यान से सुनना आप, इन चीजों को समझाने की, इलेबरेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा आपको अजीब भी लग सकता है, इसके लिए मैं हिंदी में एक सेंटेंस लिख रहा हूं, है ना। उम्मीद करता हूं आप इस सेंटेंस, पहले समझा देता हूं इसको, थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूं, फिर सेंटेंस लिख देता हूं मैं, ताकि थोड़ा समझने में हमको आसानी हो, है ना। ठीक है, चलो तो देखो आप, पहले मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो ये एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, बॉय बॉय बॉय, है ना, गर्ल भी हो सकती है, पर हम मान लेते हैं बॉय पढ़ते हैं। इसमें एक लड़का है जिसका नाम है विपुल। क्या नाम है, विपुल। अब मैं बोल रहा हूं कि विपुल जो है वो अपनी क्लास के किसी अन्य लड़के से, किसी अन्य से मतलब बेटा किसी अन्य लड़के से, मतलब कोई और एक लड़का अगर आप पकड़ोगे तो विपुल अपनी क्लास के किसी अन्य लड़के से ज्यादा लंबा है या लंबा है। विपुल अपनी क्लास के किसी अन्य लड़के से ज्यादा लंबा है या लंबा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। आप कहोगे हाँ सर ये तुमने सीखा है कि भाई कंपैरिजन करते आ रहे हैं हम, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। पर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है आप वो समझो। विपुल इसी ग्रुप का पार्ट है, विपुल जो है वो इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर मैं विपुल का कंपैरिजन विपुल जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उससे करूंगा, तो कभी ऐसा भी होगा कि चूंकि विपुल इसी ग्रुप का पार्ट है तो ऐसा लगेगा कि विपुल का खुद से भी कंपैरिजन हो गया। ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि विपुल का कंपैरिजन अगर आप उस ग्रुप से कर रहे हो जिस ग्रुप से विपुल बिलोंग करता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी ऐसा लगने लगे कि भाई चूंकि विपुल इस ग्रुप का पार्ट है तो विपुल का कंपैरिजन खुद से भी हो गया। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, देखो मैं सेंटेंस लिखता हूं, हिंदी में लिख देते हैं ना, फिर इंग्लिश में समझा देंगे। विपुल अपनी क्लास के किसी छात्र से ज्यादा या ज्यादा लंबा है। ठीक है, विपुल अपनी क्लास के किसी छात्र से ज्यादा लंबा है ना। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका क्या हो जाएगा, विपुल इज, इसको मैं लंबा की जगह कुछ और कर देता हूं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। अब हिंदी में मजबूत कहेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, वो मजबूत इसलिए जम नहीं रहा है तो ऐसा स्ट्रॉन्ग लिख दिया हमने। तो विपुल इज
स्ट्रॉन्ग का बनेगा कंपेरेटिव स्ट्रॉन्गर देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। अब एक बार देखने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती हमको लगता सर सही तो लिखा है, विपुल अपनी क्लास के किसी छात्र से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या विपुल इज स्ट्रॉन्गर देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, पर इसमें प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है वो आप देखो। यहां पर बेसिकली सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था कि विपुल अपनी क्लास के किसी अन्य छात्र से, किससे बेटा, अन्य छात्र से। अन्य क्यों बोला, अन्य बोलने से ये हो गया कि विपुल के छात्र, क्लास के जो अन्य छात्र थे या बाकी जो छात्र थे वो अलग हो गए और विपुल अलग हो गया, तो वो क्या हो गए, अलग अलग एंटिटी हो गए। अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि विपुल का कंपैरिजन खुद से भी हो रहा है। ऐसे ही जैसे वहां हिंदी में अन्य लिखा है, इंग्लिश में हो जाएगा विपुल इज स्ट्रॉन्गर देन एनी, यहां पर आ जाएगा अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ठीक है, चलो अब इसी को मैं क्या करूंगा, आपको इसी बात को रूल के फॉर्म में समझाता हूं, है ना। इसको वाइप कर देता हूं ताकि हमको प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। अब आप सुनो, अब आपको समझ में आएगा। इन अ सेंटेंस वी विल हैव टू यूज अदर। अदर का हिंदी मतलब अन्य। इफ वी आर कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसी नाउन को, किसी पर्सन को, किसी ऑब्जेक्ट को। नाउन मतलब नाउन, पर्सन व्यक्ति, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। विद अदर नाउन, विद अदर नाउन मतलब अन्य नाउन से, अन्य पर्सन से या अन्य ऑब्जेक्ट से। अन्य नाउन, अन्य पर्सन या अन्य ऑब्जेक्ट से। तो किससे, उसी के ग्रुप से, उसी के ग्रुप के जो अन्य पर्सन है, अन्य ऑब्जेक्ट है, अन्य नाउन है, उनके बीच में क्या कर रहा हूं मैं, कंपैरिजन कर रहा हूं। तब किसका यूज करूंगा मैं, अदर का। जैसे मान लो ये ग्रुप था, अब समझ में आएगा आपको कि भाई विपुल, मान लेते हैं इस बॉय का क्या है, इसके ग्रुप में है ना, तो इसके ग्रुप से बिलोंग करता है वो। एक सेकेंड है ना, फोन बार बार बज रहा है, मैं इसको फ्लाइट मोड में डाल दूं, नहीं परेशान होता रहूंगा मैं। हाँ, तो ये विपुल क्या है, इस ग्रुप से बिलोंग करता है। अब मैं विपुल को यहां ले आया और विपुल का कंपैरिजन कर रहा हूं इस ग्रुप से। तो मैं विपुल को अलग बताने के लिए कि भाई इसका कंपैरिजन हो रहा है इसी के क्लास के अन्य बच्चों से, मैं किसका यूज करूंगा, अदर का। अब यहां पर विपुल की जगह कोई वस्तु होती तो भी किसका यूज करता मैं, अदर का। तो मैं इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जब मैं किसी पर्सन ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन उसी के ग्रुप से करूंगा तो अदर का यूज करके उसको अलग कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखो। ये एग्जाम्पल है, आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आएंगे। द गंगा इज लार्जर देन एनी इंडियन रिवर। राजस्थान इज मोर पॉपुलस देन एनी इंडियन स्टेट। दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन एनी अदर मेट्रो सिटी ऑफ पाकिस्तान। एक बार आप इसको पॉज करके देखो, क्या सेंटेंस सही लिखे हुए हैं या सेंटेंस का सही यूज हुआ है क्या। आपको खुद समझ में आएगा कि सही यूज हुआ है कि नहीं। पढ़ के देखो आप, आपको खुद समझ में आएगा कि आपने सही यूज किया है कि नहीं। चलो, उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया होगा ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये भारत है, इसमें गंगा नदी बहती है ना। अब गंगा बहती है भारत में, तो आप गंगा का कंपैरिजन भारत में बहने वाली नदियों से कर रहे हो। तो गंगा भी तो भारत की नदी है, तो हमको अलग नहीं करना पड़ेगा गंगा को भारत की नदियों से। अलग करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, अदर का। तो गंगा इज लार्जर देन एनी, यहां पर क्या लगाना है, बस अदर लगाना है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। द गंगा इज लार्जर देन एनी अदर इंडियन रिवर। अब ये सेकंड वाला आपको और आसानी से समझ में आएगा कि राजस्थान इज मोर पॉपुलस। अब कंपैरेटिव क्यों कर रहा हूं ये भी आप ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि मैं यहां पर किसी अन्य भारत की नदी, मतलब एक नदी से, और यहां पर गंगा का कंपैरिजन कर रहा हूं, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए कंपैरेटिव है। ऐसे ही राजस्थान ज्यादा पॉपुलस है, उसकी ज्यादा जनसंख्या है उस राज्य में बजाय किसी अन्य स्टेट के। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के लिए सही है, पर ये इंग्लिश है ना, तो आप ये मत स्टैटिक्स मत लगाने लगना उसमें, ठीक है। राजस्थान किसका स्टेट है भाई, भारत का ही तो स्टेट है। तो हम भारत के स्टेट का कंपैरिजन भारत के अन्य स्टेट से कर रहे हैं, तो उनको अलग करना पड़ेगा। तो राजस्थान इज मोर पॉपुलस देन एनी अदर इंडियन स्टेट।
ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन एनी अदर मेट्रो सिटी इन ऑफ पाकिस्तान। अब दिल्ली का कंपैरिजन, आप दिल्ली का कंपैरिजन पाकिस्तान की किसी मेट्रो सिटी से कर रहे हो, तो अगर आप देखो तो दिल्ली तो भारत में आता है और पाकिस्तान की मेट्रो सिटी पाकिस्तान में आती है, तो ये तो ऑलरेडी अलग है ना, ये तो ऑलरेडी क्या है, सेपरेट है। तो जब ये इनका ग्रुप अलग अलग ऑलरेडी है तो यहां पर हमको अदर का यूज करने की जरूरत नहीं है। अदर का यूज हम तभी करेंगे जब वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे, तभी हम अदर का यूज करेंगे, अदरवाइज हम अदर का यूज नहीं करेंगे। ये पहला कंसेप्ट हुआ अदर का, ठीक है। इसको आप क्या करना, 5 रूल नंबर 5 है अगर आपका, तो उसका पॉइंट नंबर, ये सेक्शन नंबर फर्स्ट बना लेना। आगे देखते हैं इसी का पॉइंट नंबर 2। ध्यान से सुनना आप, है ना। मैं लिखता हूं ऐसा, दिल्ली का तापमान बेंगलोर से ज्यादा है। जाना था किसी आपको, दिल्ली का तापमान बेंगलोर से ज्यादा है। तो एक बार देखने में इसमें कोई एरर नहीं लगता, हमको लगता क्या एरर है, कोई एरर नहीं है हमको लगता इस सेंटेंस में। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो हमको समझ में आएगा कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम दिल्ली के तापमान का कंपैरिजन बेंगलोर से कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। सरासर कैसे गलत है भाई, कि हमको दिल्ली के तापमान का कंपैरिजन बेंगलोर के तापमान से करना चाहिए। तो ये सेंटेंस असल में होना कैसे चाहिए था कि दिल्ली का तापमान बेंगलोर के से ज्यादा है। के से ज्यादा है का मतलब, ये जो के है ये के बता रहा है किसको, तापमान को। तो इंग्लिश में, हिंदी में इसको के कहेंगे, इंग्लिश में ये क्या कहलाएगा हमारा, इंग्लिश में ये कहलाएगा हमारा दैट ऑफ। तो वहां पर जब नाउन क्या था, तापमान था, तो तापमान टेम्परेचर सिंगुलर था तो दैट ऑफ लगा लेना। पर मान लो इस तापमान की जगह कोई ऐसा नाउन लिखा हो जो प्लूरल हो, तो जब वो प्लूरल होगा तो हम किसका यूज करेंगे, दीज, यहां पर दोज होना चाहिए, दोज ऑफ, दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ। तो अगर ये यहां पर नाउन कैसा होता प्लूरल तो हम क्या लगा लेते, दोज ऑफ, और चूंकि सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, दैट ऑफ। तो इसलिए हेडिंग लिख रखी है इसमें कि यूज ऑफ दैट ऑफ ऑब्लिक दोज ऑफ। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। द प्लेस ऑफ कालिदास आर मोर फेमस देन एनी इंडियन प्ले राइटर। देखो इसमें दो जगह एरर है या दो टाइप के एरर हैं। पिछले वाले सेंटेंस का या पिछले वाले जिसका सेक्शन नंबर फर्स्ट था उसका भी एरर मैंने इंक्लूड कर रखा है। ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि भाई हम इंडियन प्ले राइटर की बात कर रहे हैं जो भारत में नाटक लिखते थे, तो कालिदास भी उन्हीं में से एक है। तो पहली बात तो हमको कालिदास को और जो अन्य भारत के प्ले राइटर हैं उनको अलग करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, एनी, यहां पर करेक्शन होगा एक तो, एनी अदर इंडियन प्ले राइटर, पहली चीज। दूसरी चीज, हम कालिदास के प्ले मतलब नाटक, कि कालिदास के जो नाटक हैं उनका कंपैरिजन हम भारत के राइटर से कर रहे हैं। क्या ये सही है? आप कहोगे नहीं सर, भारत के जो प्ले राइटर हैं उनके प्ले से कंपैरिजन होना चाहिए। मतलब कालिदास ने जो नाटक लिखे हैं उनका कंपैरिजन भारत के अन्य जो नाटक लिखने वाले हैं उनके नाटकों से कंपैरिजन होना चाहिए। तो पहली बात हमने यहां पर गड़बड़ क्या है सेंटेंस में, द प्लेज ऑफ कालिदास आर मोर फेमस देन, दैट की जगह क्या आएगा यहां पर, दोज आएगा। क्यों? क्योंकि आप इसके साथ नाउन कौन सा यूज कर रहे हो, प्लूरल, इसलिए क्या लगा रहे हो यहां पर, दोज ऑफ। तो एक्चुअल में सेंटेंस क्या होगा, द प्लेज ऑफ कालिदास आर मोर फेमस देन दोज ऑफ एनी अदर इंडियन प्ले राइटर। दो जगह एरर थी, अदर का यूज किया है क्योंकि कालिदास को उनके जो ग्रुप थे, किस चीज का ग्रुप, इंडियन प्ले राइटर का ग्रुप, उससे अलग किया है। दूसरा, हम कालिदास के प्ले का कंपैरिजन कर रहे हैं
भारत के अन्य प्ले राइटर के प्लेस से, तो दोबारा तो नाउन यूज करते नहीं हम, तो उसकी जगह हमने क्या यूज किया है, दोज ऑफ का। अब आप सेकंड वाला पढ़ोगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हायर देन एनी साउथ एशियन नेशन। अब बताओ इसमें गड़बड़ कहां कहां है। तो पहली गड़बड़ तो ये है कि भारत खुद भी एक साउथ एशियन नेशन है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, चलो भारत, आप सोच के देखना, क्या भारत सार्क का सदस्य है? तो आपको याद आएगा हाँ सर भारत सार्क का सदस्य तो है, ये साउथ एशियन जो रीजन में जो कंट्रीज हैं उनका एसोसिएशन है, उसका पार्ट है ना। तो भारत भी तो एक साउथ एशियन नेशन है। तो अगर आपको समझ में आया तो आपको समझ में आएगा कि सर भारत इसी समूह का पार्ट है भाई। तो पहले तो भारत को अलग करो आप, तो क्या यूज करोगे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हायर देन एनी अदर साउथ एशियन नेशन। तो पहले हमने उसको अलग कर दिया। दूसरा, हम यहां पर भारत की जनसंख्या का कंपैरिजन किसी दक्षिण एशियाई राष्ट्र से नहीं कर रहे हैं, उसकी जनसंख्या से कर रहे हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हायर देन, पॉपुलेशन सिंगुलर लिखा है तो यहां पर क्या लगा देंगे हम, दैट ऑफ, क्या हो जाएगा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हायर देन दैट ऑफ एनी अदर साउथ एशियन नेशन। ये जो सेंटेंस का पैटर्न है इसमें मैं दो एरर इसलिए लिखे हैं मैंने, ताकि आपको जो कंफ्यूजन हो पेपर में वो ना हो। कहीं भी एरर पूछ सकता है इसमें, वो दैट ऑफ, दोज ऑफ या फिर अदर के सेंस में पूछ सकता है। लास्ट वाला, द होटल्स ऑफ मुंबई आर कॉस्टलियर देन कानपुर। जो मुंबई के होटल्स हैं वो कानपुर से क्या है बेटा, ज्यादा कॉस्टलियर है। तो यहां पर हम मुंबई के होटल का कंपैरिजन कानपुर से कर रहे हैं, जो कि गड़बड़ है। हमको क्या करना पड़ेगा, द होटल्स ऑफ मुंबई आर कॉस्टलियर देन दोज ऑफ कानपुर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस का पार्ट नंबर 2 या रूल नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। आगे देखते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम होती तो दोबारा प्ले करना आप इसको ना, फिर से देखना। पार्ट 3 इसको मैं ऐसे समझा देता हूं। देखो अभी तक हम अदर का यूज कर रहे थे, तो हम किसका यूज कर रहे थे बेटा, कंपैरेटिव डिग्री का। अदर का यूज कर रहे थे तो हम किसका यूज कर रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, अगर हम अदर का यूज करेंगे तो कहां करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन भाई कंपैरिजन ऐसे भी तो हो सकता है कि सर कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में हो जाए। तो अगर कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में होगा बेटा, तो यहां पर अदर की जगह ऑफ ऑल आएगा। क्या आएगा, ऑफ ऑल। और ऑल क्या बताएगा, सभी का सेंस बताएगा, तो सभी में सुपरलेटिव लग जाएगी। जबकि अदर में क्या होता है, एक नाउन होता है और उसका किसी अन्य से कंपैरिजन होता है। तो बेसिकली दो के बीच में कंपैरिजन होता है, इसलिए कंपैरेटिव। और दो से ज्यादा में अगर होगा तो सुपरलेटिव आएगा, और वहां पर क्या आएगा, ऑफ ऑल। तो देखो ऑफ ऑल इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। ऑफ ऑल का यूज होता है सुपरलेटिव के साथ, वेयर एज, जबकि अदर इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री। जबकि अदर का यूज कहां होता है, कंपैरेटिव डिग्री में होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे यहां पर लिखा है, अब इसको ध्यान से पढ़ो आप, तो आपको समझ में आएगा कि सर ने जो कहा है वो सही कहा है कि नहीं। नाइल, द नाइल इज द लार्जेस्ट ऑफ एनी अदर रिवर्स इन द वर्ल्ड। जो नाइल है वो दुनिया की सभी नदियों में सबसे बड़ी है। तो यहां पर सभी नदियों में सबसे बड़ी है, तो सुपरलेटिव होना चाहिए। द नाइल इज द लार्जेस्ट, सही लिखा सर आपने। तो यहां पर जो आपने एनी अदर लगा रखा है सर, ये एनी अदर नहीं आना चाहिए, जबकि यहां पर क्या आना चाहिए, ऑल आना चाहिए, क्योंकि ऑफ तो पहले से प्रेजेंट है। तो द नाइल इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स। यहां पर द और लगा लेना, ये अभी आगे सिखाता हूं मैं द क्यों आ रहा है। तो द नाइल इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर सुपरलेटिव होगा तो क्या लगाओगे आप, ऑफ ऑल। ये लिखा हमने ऑफ ऑल। जबकि यहां पर क्या लिखा, द गंगा इज द लार्जर देन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया। जो गंगा है वो भारत में किसी अन्य नदी से ज्यादा लंबी है। तो आपने यहाँ कंपैरेटिव यूज किया है,
तो जब कब आप कंपैरेटिव यूज करते हो तब आप क्या लगाते हो, एनी अदर। तो यहां पर ऑफ ऑल हटाकर क्या लिखोगे आप, पहले तो एनी अदर, और यहां पर रिवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, रिवर में। तो सेंटेंस क्या होगा बेटा आपका, द गंगा इज लार्जर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। सुपरलेटिव होगा तो ऑफ ऑल, कंपैरेटिव होगा तो एनी अदर। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसको पहले मैं ऐसे समझा देता हूं कि भाई अगर ऑल है या बोथ है और इसमें होल भी होगा, हाँ होल भी है, तो अलग से लिख देता हूं मैं, है ना, होल को यहां लिख देता। ऑल और बोथ हैं और इनके साथ जो नाउन आएगा वो ऐसा आएगा, प्लूरल आएगा। कैसा नाउन आएगा भाई, प्लूरल नाउन आएगा, दोनों के साथ, है ना, क्योंकि ऑल का मतलब सभी होता है, बोथ का मतलब दो होता है, तो ऑब्वियस प्लूरल आएगा। तो जो आर्टिकल द है या फिर कोई पजेसिव है बेटा, पजेसिव अब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, पजेसिव मतलब जो अधिकार बताता हो, जैसे माय, योर, हिज, हर, देयर, ऐसा कुछ। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम ऑल और बोथ का यूज किसी प्लूरल नाउन के लिए करें तो चूंकि नाउन के लिए लिखा हुआ है तो इस सेंस में ये दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे, और ये जैसे ही एडजेक्टिव होंगे तो जो ऑल और बोथ है उनके बाद और इस प्लूरल नाउन के पहले हम आर्टिकल द या पजेसिव का यूज करेंगे। मतलब ऑल और बोथ के बाद और प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द तो आना जरूरी है, मस्ट है, और पजेसिव अगर आया है तो पजेसिव आएगा कहां, यहां पर। जैसे मैं सेंटेंस में लिखूं माय ऑल फ्रेंड्स, मैंने ऐसा लिख दिया तो आपको भी दिख रहा है कि सर ये फ्रेंड्स लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन है, तो ये आपने ऑल यूज किया है, ये एडजेक्टिव हो गया इसके लिए, जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे वो एडजेक्टिव है। तो ये जो माय है ये कहां आना चाहिए, इसके बाद। तो सेंटेंस कैसा होगा बेटा, ऑल माय फ्रेंड्स। ठीक है, जबकि यहां पर जो मैं लिखना चाह रहा था तो वो होल लिखना चाह रहा था, तो होल के साथ अगर आप कोई नाउन यूज करते हैं, कोई भी नाउन, तो होल क्या हो जाएगा हमारा, होल एडजेक्टिव हो जाएगा। इस सिचुएशन में जब होल एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल द का यूज होल के पहले किया जाएगा। जैसे मैं अगर होल लिखता हूं और सिटी लिख देता हूं, तो सिटी नाउन हुआ, होल एडजेक्टिव हुआ, तो कैसे लिखोगे आप, द होल सिटी। याद रखना है होल के पहले आर्टिकल तभी लगाना जब होल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो। यही सेम केस मैं आपको होल वाला फिर जब आर्टिकल आएगा तो फिर वहां रिपीट करूंगा। इफ ऑल ऑब्लिक बोथ इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, अगर ऑल और बोथ जो हैं एडजेक्टिव की तरह यूज हुए हों किसी प्लूरल नाउन के लिए, देन वी यूज, तब हम यूज करते हैं आर्टिकल द या पजेसिव को किसके बाद, ऑल और बोथ के बाद। ठीक है, कॉमा इफ होल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जब होल एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो सो वी यूज, तो यूज करते हैं हम आर्टिकल द बिफोर होल। तो जब ऑल और बोथ पजेसिव होंगे, सॉरी ऑल और बोथ एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो आर्टिकल द और पजेसिव कहां आएंगे, उनके बाद। जबकि अगर होल एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो आर्टिकल द उसके पहले आएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं एग्जांपल, ये लिखे हुए एग्जांपल्स। शी इज अ फॉर्चुनेट पर्सन, ऑल एफर्ट्स, यहां पर लिखना, ऐड कर लेना आप, हुज ऑल एफर्ट्स सक्सीडेड या सक्सीडेड, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, एफर्ट सक्सीडेड। ऑल सिस्टर्स आर हाईली एजुकेटेड, यहां पर लिख लेना आप, माई ऑल सिस्टर्स आर हाईली एजुकेटेड, और यहां पर लिखना आप, इसके बाद बोथ लगा लेना आप, माई बोथ फ्रेंड्स हैव क्लियर्ड द एग्जाम, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर रिसेशन। तो हम पहला वाला जैसे पढ़ेंगे, शी इज अ फॉर्चुनेट पर्सन हुज ऑल एफर्ट सक्सीडेड, वो एक सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसके जो सभी एफर्ट्स थे वो सक्सीड हो गए, सफल हो गए। तो एफर्ट्स हमारा प्लूरल नाउन है, आप कहोगे हाँ सर। ऑल एडजेक्टिव हुआ नाउन के लिए, हाँ सर। और हु जो है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हु का पजेसिव हुज बनता है, तो हुज क्या हो गया अपने आप में, पजेसिव हुआ।
तो जो पजेसिव है वो कहाँ आना चाहिए हमारा, ऑल के बाद। तो बेसिकली सेंटेंस कैसे रिकंस्ट्रक्ट होगा बेटा, तो ये ऐसे रिकंस्ट्रक्ट होगा कि ऑल हुज एफर्ट्स सक्सीडेड, कि वो एक सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसके सभी एफर्ट्स जो हुए वो क्या हुए, सफल हुए, सक्सेसफुल हुए, या उन्हें उनमें उसको उसमें सफलता मिली। अब यहां पर जैसे लिखा है माय ऑल सिस्टर्स आर हाईली एजुकेटेड, तो अगर आप देखें तो ऑल और ये सिस्टर्स है, तो सिस्टर्स प्लूरल नाउन हुआ, तो ऑल क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो पजेसिव कहाँ आना चाहिए था इसके बाद, तो कैसा होगा, ऑल माय सिस्टर्स। मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं फिर से, तो क्या हो जाएगा, अगर माय लिखा था हमने तो क्या हो जाएगा, ऑल माय सिस्टर्स। ऐसे ही जैसे मैंने यहां पर माय बोथ फ्रेंड्स लिख दिया मान लो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बोथ फ्रेंड्स के लिए बोथ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो जो बोथ है वो कहाँ आना चाहिए था, तो बोथ आना चाहिए था सर आगे, ऐसा होना चाहिए था, बोथ माय फ्रेंड्स हैव क्लियर्ड द एग्जाम। ठीक है। लास्ट, अगर हम वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड एक नाउन है, तो होल क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ सर। और जब होल एडजेक्टिव हुआ तो आर्टिकल द कहाँ आएगा, इसके पहले। तो कैसा लिखा जाएगा बेटा, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर रिसेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं, इसको और देखते हैं। ईदर, नीदर, ओनली, बोथ, इवन, बट ऑल्सो शुड बी प्लेस्ड immediately before the word they modify। यहां पर modify लिखना, मतलब इनका यूज, ईदर का यूज, नीदर का यूज, ओनली, बोथ, इवन, बट ऑल्सो, इनका यूज आप उन शब्दों के तुरंत पहले करेंगे जिन्हें ये मॉडिफाई करते हैं। कैसे, तो देखो ऐसे, मैं एक सेंटेंस लिखूं हिंदी में कि इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे बेटा ना, आसानी से पढ़ सकते हैं। केवल मांगी गई जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त उपलब्ध करवा सकते हैं, केवल मांगी गई जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इसमें हमको सीधा एरर दिख रहा है कि सर असल में जो आपने केवल लिखा है, या इसको मैं इंग्लिश में ओनली लिखूं, तो ये जो केवल या ओनली लिखा है आपने, ये आपने लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, और आपने यूज कहां कर दिया, मांगी गई जानकारी के पहले। तो ये जो एडजेक्टिव हैं, ये जो हमने यहां पर लिखे हैं, ये अगर ये वर्ड उनकी जिस वर्ड के लिए यूज होंगे तो एडजेक्टिव की तरह काम करने लगेंगे। तो ये जब एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो उनके तुरंत पहले आएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा हिंदी में, कि मांगी गई जानकारी केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही उपलब्ध करवा सकते हैं। मतलब ये लिखे किसके लिए हैं, जिसके लिए लिखे हैं उसके तुरंत पहले लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि आप इसकी प्लेसिंग कहीं भी कर दें, किसी भी प्लेस पर इनका यूज करते रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूं हिंदी में समझाया मैंने, समझ में आया होगा। अब इंग्लिश वाले बेटा इसको ऐसे समझ लो, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है सेंटेंस, यू कैन ईदर गो। सेकंड वाला मत देखना अभी भी, इसको जो सॉल्व करके लिखा वो मत देखो आप, ये वाला देखो आप, जो पहला वाला लिखा है ना। तो यहां जैसे लिखा है हमने, ये वाली पहली वाली लाइन देखो आप, यू कैन ईदर गो टू मुंबई और गोवा, कि आप मुंबई जा सकते हो या गोवा जा सकते हो, ये बोलना चाह रहे हो आप। तो या ये जो आपने ईदर और यहां पर जो और का यूज किया है, तो आपने क्या यूज किया है कि या तो आप मुंबई जा सकते हो या तो आप गोवा जा सकते हो। तो आपको जो ये जो ईदर है इसका यूज कहां करना चाहिए था, ऐसे यू कैन ईदर गो, यू कैन गो ईदर मुंबई और गोवा। टू हट जाएगा अपने आप, है ना, ईदर के बाद टू नहीं लगाना, ईदर के बाद टू नहीं लगता बेटा, है ना। तो सेंटेंस होगा यू कैन गो ईदर मुंबई और गोवा। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, यू कैन गो टू
यू कैन गो ईदर मुंबई और गोवा। अब इसको मान लो आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझो कि ये जो ईदर और है ना, वैसे उम्मीद इतनी है मेरे को, इतना बुरा नहीं समझाता हूं मैं कि समझ में नहीं आएगा। ये नीदर नॉर है, ये इनका एक तीसरा भाई है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन में चलते हैं, ये असल में कहलाते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो इनकी एक खासियत होती है कि ये जो दोनों पेयर में होते हैं ना, तो जैसे ये ईदर और है तो ये दोनों आएंगे तो नाउन के पहले आएंगे, ये दोनों आएंगे तो प्रोनाउन के पहले आएंगे, ये दोनों आएंगे तो एडजेक्टिव के पहले, या आएंगे तो एडवर्ब के पहले, वर्ब के पहले। मतलब ईदर अगर यूज होगा वर्ब के पहले तो ये भी वर्ब के पहले यूज होगा, अगर ये इधर एडवर्ब के पहले यूज होगा तो ये एडवर्ब के पहले यूज होगा, या ये एडवर्ब के पहले यूज होगा तो ये एडवर्ब के पहले यूज होगा। मतलब दोनों कैसे यूज होंगे बेटा, दोनों यूज होंगे एक से शब्दों के पहले। तो देखो इसमें जो हमको प्रॉब्लम थी, अब इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि भाई आप इसको ऐसा समझो कि मैंने यहां पर और लिखा था, है ना, तो आपने और किसके पहले लिखा है, गोवा के पहले या नाउन के पहले, और आपने ईदर किसके पहले लिखा है यहां पर, गो के पहले। तो या तो आप जैसे ईदर गो के पहले लिख रहे हो, गो एक वर्ब है, तो जैसे गो के पहले ईदर है वैसे ही दूसरा वर्ब ढूंढो जिसके पहले आप और लगा सको। तो आप कहोगे सर यहां तो एक ही वर्ब अवेलेबल है, दूसरा तो ऐसा कोई वर्ब है नहीं। तो मैं कहूंगा उल्टा सोचो फिर आप कि और किसके पहले लिखा है, नाउन के पहले, तो आप ईदर भी किसके पहले लगा दो, नाउन के पहले। तो नाउन कहां दिख रहा है बेटा आपको, यहां पर, आपको यहां पर नाउन दिख रहा है मुंबई। तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, यू कैन गो ईदर मुंबई और गोवा। तो ईदर आया नाउन के पहले और भी आ गया नाउन के पहले। माई बेस्ट एफर्ट्स इवन कांट ब्रिंग द रिजल्ट आई वॉज वेटिंग फॉर। तो अगर हम देखें आपने जो यहां पर इवन लिखा है, ये इवन किसके लिए लिखा है बेटा, तो आपने इवन यहां पर लिखा है कि आप बोलने चाह रहे हो कि यहां तक कि मेरे जो बेस्ट एफर्ट्स थे वो भी मुझे सक्सेस नहीं दिला सके। तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए बेटा कि इवन माय बेस्ट एफर्ट्स कांट ब्रिंग द रिजल्ट आई वाज वेटिंग फॉर। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे को ये जो मैंने आपको यहां तक समझाया है ये आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, है ना। और अब के वाले लेक्चर में हमारा ये एडजेक्टिव वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम जल्दी से जल्दी नाउन हो, उम्मीद है आपने नाउन पूरा कर लिया होगा, तो नाउन की शीट हम जल्दी से जल्द डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।